शॉर्ट ट्रिक से आज मैं जो पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ये हुआ था आरआरबी एलपी का पेपर 16 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। दो टैंक हैं, दोनों ही भर रहे हैं। जब दोनों भर रहे हों या दोनों खाली कर रहे हों तो आपको एक आसान सा फार्मूला याद रखना है कि ये जो दो समय दिए हुए हैं, इन दोनों का समय का मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर 20 मिनट है और 30 मिनट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके एडिशन से डिवाइड कर देंगे। तो 20 और 30 का एडिशन से डिवाइड कर दें तो जो इन दोनों को मिला के टाइम लगेगा वो फाइंड हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर लें। तो 20 या 60 ये हो जाएगा 600 और डिवाइड में आ जाएगा 50। 0 से 0 और 5 से 60 कटेगा तो ये आ जाएगा 12। ये मिनट में था समय, तो ये आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 94 के बजाय 84 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 5/4 की कमी हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये इसमें फाइंड करना है। 94 दर्ज होने चाहिए थे, लेकिन दर्ज कितने हो गए? 84। कितना कमी आई है? 94 होने चाहिए थे, 84 हो गए हैं, तो 10 की कमी आ गई। 10 की कमी कितने में आई है? टोटल में। जितना भी छात्रों का अंक होगा उतने के टोटल में कमी आ गई। अगर हम इस नंबर को टोटल जो छात्र होंगे, छात्रों की टोटल संख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो इतने की एवरेज में कमी आ जाएगी। तो मान लेते हैं जो संख्या है वो है x, तो 10/x जो हो जाएगा यही इतने एवरेज की कमी आ जाएगी, जो कि एवरेज में दिया हुआ है ये 5/4 है। तो सॉल्व कर ले। 5 से 5 10 से कटेगा, ये हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा शॉर्ट ट्रिक से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक नाव धारा के अनुकूल जो गति होती है, क्योंकि धारा के अनुकूल दोनों गतियां जुड़ जाती हैं, एक जो नाव की गति होती है और दूसरा जो धारा की गति होगी। मान लेते हैं जो नाव की गति है x है और धारा की गति y है, तो x प्लस वाई, धारा के अनुकूल x प्लस वाई स्पीड होगी। चलते हुए 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। ये स्पीड हमें फाइंड करना होगा। तो ये दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आसानी से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो दूरी है 18 की, समय है 3 घंटे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो आ जाएगा 6। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6 और एक इक्वेशन ये बन गया। जबकि धारा के विपरीत क्या हो जाएगी स्पीड? इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो नाव की गति x है, धारा की गति y है, तो धारा की गति कम हो जाएगी। अब दूरी कितना तय कर रहे हैं? विपरीत दिशा में यही दूरी कितनी है? जो यहाँ पर 18 किलोमीटर है, तो यही हो जाएगा 18 की दूरी हो जाएगी। 9 घंटे में तय हो रही है, तो समय 9 है, तो इसे अब सॉल्व करें तो 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2। एक इक्वेशन ये बन गया। शांत जल में नाव की गति इसमें फाइंड करना है। शांत जल में नाव की गति x माना गया था, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। 6 2 8, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, और ये किलोमीटर में था, दूरी किलोमीटर और समय घंटे में था, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो इसे 20 दिन में पूरा करेंगे, और अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी, तो ये 30 दिन में पूरा करेंगे। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर काम करेंगे तो ये 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। फाइंड क्या करना है? बी अकेले इस पूरे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है बी का, तो टोटल वर्क निकाल लें। तो ये जो 3 समय दिए हुए हैं इसका एलसीएम ले लें, तो यही हो जाएगा टोटल वर्क।
जो पूरा कार्य होगा वो 20, 30 और 24। 24 पंचे 120, 30 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो टोटल वर्क आ गया 120। इफिशियंसी निकालने, तो जो समय दिए हुए हैं इससे डिवाइड कर दें तो इफिशियंसी आ जाएगी। तो 20 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। ऐसे ही ए प्लस बी का निकालें तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। और बी प्लस सी का निकालें तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फाइंड करना है बी का। तो इफिशियंसी निकालने, क्योंकि टोटल टाइम, जो टाइम होगा बी के लिए, टोटल वर्क और इफिशियंसी किसकी, बी की लेनी पड़ेगी। तो बी की इफिशियंसी अगर हम निकाल लें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, 6 है। तो 6 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 2। तो इफिशियंसी आ जाएगी सी की 2। अब बी प्लस सी की इफिशियंसी पता है कि 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कौन गायब है, ए है, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1। टोटल इफिशियंसी 6 है, 2 और 1 3, तो 3 होने चाहिए बी की। तो बी की इफिशियंसी हमें फाइंड होगी। टोटल टाइम वर्क है यहाँ पर 120 और इफिशियंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दें। 4 3 12, 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा बी। ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। सुमित ने 28 मीटर व्यास और 48 मीटर लंबवत ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाया। इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता थी, ये इसमें फाइंड करना है। और पाई दिया हुआ है कि 22/7 आपको लेना है। तो कैनवास के कपड़े की लंबाई निकालना है, चौड़ाई दी हुई है। तो एरिया जो होगा, एरिया जो कपड़े का एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो शंकु शंकु का तंबू बनाया जा रहा है, शंकु के आकार का तंबू बनाया जा रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो कपड़ा यूज होगा उसके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो जो कपड़े का एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर। कर्व सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। पाई पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर व्यास दिया हुआ है 28 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 28 का आधा 14 मीटर हो जाएगी। और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई दी हुई है तो ये है 48 मीटर। फाइंड करना पड़ेगा एल। एल क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। आर की वैल्यू पता है 14 रख दें, और एल की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, जो कपड़ा की आवश्यकता है, तो चौड़ाई 10 है, लंबाई हमें फाइंड करना है, लंबाई मान लेते हैं ये x है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये होना चाहिए 22/7 से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/10। और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, यहां पर अगर हम देखें तो ये 11 × 4, 11 × 4 का मल्टीपल होगा, या कह सकते हैं कि 11 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो जो भी लंबाई आएगी वो 11 से डिविजिबल होगी। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो 11 कम 11, 11 88, ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 दूनी 22, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन चेक करें तो 9 1 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये 11 से नहीं कटा। और 200 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं है, अगर आप निकालेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। एक शर्ट की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर x% बढ़ाई जाती है। यदि कुल प्रतिशत वृद्धि 19% है तो x का मान क्या होगा, निकटतम पूर्णांक में फाइंड करना है। तो जब भी बढ़ाया जाता है, कोई कीमत बढ़ाई जाएगी या कुछ इंक्रीज किया जा रहा है और सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, तो जो फार्मूला होता है टोटल जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। और ये जो सभी वैल्यू रखी जाएंगी ये परसेंट पर रखी जाएंगी। तो टोटल हो जाता है, कितना हो जाता है, टोटल जो वृद्धि होता है, कुल प्रतिशत वृद्धि होता है, ये 19% हो रहा है, 19%।
और जो पहली कीमत बढ़ाई जा रही है 10% बढ़ाई जा रही है, तो 10% y की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो y प्लस ये हो जाएगा x, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 गुणे y बटे हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 19% के इक्वल। y की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो अगर 10 इस साइड ले आए तो 19 में से 10 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा y प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बाई 10। अब अगर हम ऑप्शन से चेक करें, तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लें कि y की अगर हम वैल्यू पुट करें, तो 9 अगर हम पुट करेंगे y में, तो ये 9 और 9 बटे 10 में भी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये 9 से बड़ी आएगी। 9 से बड़ी तो हम ले नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी 9 से छोटी ही आएगी। तो 9 से छोटी केवल ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करें, पहला ऑप्शन ले लें, तो एक नंबर छोड़ छोड़ के इसे ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 में से 3 2 5 और 3 8, 8 घटाएंगे तो ये -1 में आ जाएगा, जो कि 11 डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें, तो 1 और 3 4, 4 3 7, अब ये हो जाएगा 2 2 4, 4 4 8, ये भी -1 आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करें, तो 4 1 5, 5 3 8, और माइनस में 4 2 6 2 8, 8 में 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, जो कि 0 जो होगा 11 डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब एक ऑप्शन करेक्ट हो गया है, तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 84 रुपए खर्च किए। तो आनंद कोई वस्तु खरीद रहा है, आनंद मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं हुई है, मान लेते हैं एक्स में खरीदी है और 84 इसमें खर्च कर दिए, तो उसकी जो लागत मूल्य हुई वो हो गई एक्स प्लस 84। फिर उसने उसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। अब ये 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, तो ये हो जाएगा 1/4। कोई वस्तु अगर 4 की है, तो 1 रुपए प्रॉफिट के साथ जो बिकेगी, तो ये 5 रुपए की बिकेगी। तो कोई वस्तु अगर 4 की है, तो ये 5 की बिक रही है। आप देखें कि बाद में भारत ने उस वस्तु को 4368 में बेच दिया। तो ये 4368 में बेची जा रही है, जिस पर उसे 9% की हानि हुई। किसको हानि हो रही है? भारत को। भारत को हानि हो रही है। तो भारत खरीद किस पे रहा है? 9% की हानि हो रही है। तो 100 रुपए की वस्तु खरीद कर अगर वो 100 में से अगर 9 घटा दें, 100% में से अगर हम 9% घटा दें, तो ये हो जाएगा 91। तो 91 में वो बेच रहा है। 100 की वस्तु वो 91 में बेच रहा है भरत। तो ये 91 की वैल्यू 4368 रुपए दी हुई है। फाइंड क्या करना है? भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद की उस वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये आनंद की जो कॉस्ट प्राइस होगी, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस x प्लस 84 की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। या हम ये 4 की जो वैल्यू है ये भी निकाल लें, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें, तो 91 की वैल्यू जो है वो 4368 के बराबर है। तो अगर हम 91 से इसे डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 7 91, तो 7 से पहले डिवाइड कर लें, तो 7 छंग 42 और ये 16, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ बचा 13, तो 13 से डिवाइड कर लें। अगर ये 650 होता तो 50, 13 दूनी 26, 26 कम है तो 2 कम हो जाएगा 50 में, 48। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 48। 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी 48 गुणे 100। 1 की वैल्यू 48 थी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 48 गुणे 100, ये हो जाएगा 4800। 4800 ये किसकी वैल्यू आ गई? 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू 4800 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 की वैल्यू अगर हम निकालना है, तो 4800 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
तो 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9, 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 6 जीरो। तो 960 गुणे 4 ये हो जाएगा 0। अगर हम इसे मल्टीप्लाई ना भी करें, क्योंकि अगर ऑप्शन में चेक करें तो ये ऑप्शन में केवल एक ही में 0 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 4 जो है x प्लस 84 के बराबर है, तो यही वैल्यू पूछी गई थी जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमन की मासिक आय 36,000 रुपए है। वह 30% किराए पर, 25% भोजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 30, 25, 55, 55 और 20 हो गया 75। 75% की जो वैल्यू है ये खर्च कर दी। तो शेष राशि वह बचा लेता है। 75% खर्च हो गया। 100% में अगर हम 75 घटाएं तो 25%, 25% किसका होगा? मासिक आय का। 25% मासिक आय का बचा रहा है। एक वर्ष में उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए कि क्या। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 वो बचा रहा है एक महीने में। तो टोटल जो मासिक आय है 36,000 है, तो बचत हम निकाल सकते हैं। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें 36,000 से, 36,000 से तो 4 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9। 9,000 रुपए प्रति माह बचा रहा है। फाइंड करना है वर्ष का। वर्ष का फाइंड करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 नियम 108, तो ये हो जाएगा 1,08,000। 1,08,000 रुपए बचाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संख्याएं दी हुई हैं 0.9, 3.7 और 0.54 का एलसीएम इसमें फाइंड करना है। दशमलव में नंबर हैं तो पहले इन्हें भिन्न में बदल लें। तो इन्हें हम लिख सकते हैं 0.9 को लिख सकते हैं 9/10, 3.7 को लिख सकते हैं 37/10 और ये हो जाएगा 54/100। इस डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, तो इन्हें भी 100 में ही चेंज कर लें। इनके भी डिनोमिनेटर को सेम बना ले तो आसान हो जाएगा इसका एलसीएम निकालना। तो एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा। ऐसे ही ये 370/100 हो जाएगा। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तीनों के हर सेम हो गए, तो अब हम आसानी से इनके एलसीएम निकाल सकते हैं। जो जो भी इनका अंश का एलसीएम आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है 90, 370 और 54 का। तो अगर इसमें हम चेक करें तो ये 9 से डिविजिबल होगा, तो जो भी एलसीएम आएगा ये 9 से डिविजिबल होगा। अगर ऑप्शन चेक कर लें तो 99.9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका एडिशन जो आ जाएगा 27, तो 27 9 से डिविजिबल होगा। तो ये ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन हमें और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो 6 1 7, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो भी एलसीएम आएगा ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन सी चेक करें तो 5 और 1 6, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 से 100 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही है जो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट। 18 सेंटीमीटर व्यास और 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए कि क्या। पाई लेना है इसमें 22/7। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं और आर क्या हो जाएगा, ये व्यास दिया हुआ है तो आर हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या जो हो जाएगी इसका आधा, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 गुणे 9 और ऊंचाई 35 है तो हो जाएगा 35। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 और 9 दो बार 9 आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक कर लें तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो 0 1 1 1 और 9 ये हो जाएगा 10, 10 8 18, 18 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी चेक करें तो 8 1 9, 9 9 18, 18 8 26, 26 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऐसे अगर बी सी ऑप्शन चेक करें तो 2 और 9 11, 11 8 19, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 0 और 2 2, 2 और 9 11, 11 8 19, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 9 से। तो केवल ए ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो यही ए आ जाएगा इसका आंसर। हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक क्रमशः ये नंबर दिए हुए हैं। इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए कि क्या हो। बहुलक वो होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं, केवल हम इन्हीं का रिपीटिशन चेक कर लें कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। 85 चेक करें तो एक, दो, 2 बार 85 रिपीट हुआ है। 47 देखें तो एक, दो, 2 बार 47 हुआ है। और 67 देखें, एक और दो, 2 बार 67 हुआ है। अगर आप लॉजिक से देखें, ये 3 जो नंबर हैं ऊपर के, ये 2-2 हैं, तो ये तीसरा जो होगा, ये 3 ज़रूर होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट 3 होगा या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। क्योंकि तभी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है डी। क्योंकि 3 ऑप्शन में तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 3 तो नहीं हो सकते। क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें चेक भी करेंगे, तो 76, 1, 2 और 3, 3 बार 76 रिपीट हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रवीण और सीनू एक व्यवसाय में साझेदार हैं। प्रवीण 9 महीने के लिए 35,000 रुपए और सीनू 10 महीने के लिए 42,000 रुपए का निवेश करती है। 31,570 के लाभ में से सीनू का हिस्सा क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट इसमें अगर हम देखें, तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होगा। बिजनेस में प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, निवेश इनटू जो भी समय का मल्टीप्लिकेशन का जो भी रेशियो आएगा, अनुपात, उसी के अनुपात में लाभ बांटा जाता है। तो इसमें प्रवीण है और सीनू है, कितना पैसा से इन्वेस्ट कर रहा है, 35,000 और 42,000। 3 जीरो से हम 3 जीरो काट सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 35 और ये हो जाएगा 42। प्रवीण 9 महीने के लिए कर रहा है, तो समय से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई। और सीनू 10 महीने के लिए कर रहा है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। रेशियो फाइंड करना है, अब इसका रेशियो फाइंड कर लें। 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, और 7 से ये डिवाइड करें तो हो जाएगा 6। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 3 से ये डिवाइड होगा तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 या 15, और 5 से और डिवाइड कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा 2। 3:4, 3:4 के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। सीनू का फाइंड करना है, तो सीनू का जो इसमें लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 भाग इसमें से पाएगा। टोटल कितने में से, 4 3 7, 7 में से 4 भाग पाएगा। टोटल है इसमें लाभ 31,570, तो 31,570 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28, और यहाँ बचा 35, 7 बचे 35, और ये हो जाएगा 7 दाम 70। 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 एकम 4, और 45 गुणे 4 हो जाएगा 180। तो 18,040 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार एक दुकान किसी वस्तु पर 50% का मूल्य वर्धन करती है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। यदि अंकित अंतिम विक्रय मूल्य 24 रुपए है, तो लागत मूल्य क्या था, ये इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो थी ये 100 रुपए थी। 100 रुपए क्यों माना गया है, क्योंकि आसान हो जाएगा परसेंटेज हमें फाइंड करना है। क्योंकि दुकान जो है किसी वस्तु पर 50% का मूल्यवर्धन कर रही है, तो 100 में 50% बढ़ा दें, तो ये हो जाएगी मार्क प्राइस। 100 में 50 बढ़ेगा तो आ जाएगा 150। और अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, जो भी दुकानदार है वो 20% की छूट दे रहा है, तो 20% कम कर दें, 20% कम कर दें, तो 15 दूना 30, 30 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। अंतिम विक्रय मूल्य, तो 120 हमने 100 माना था, तो ये 120 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ये है 2400 रुपए। 120 की वैल्यू अगर 2400 रुपए है, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगी, लागत मूल्य हमने 100 मानी है, तो 100 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर इसे हम 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 100 का हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस का,
तो 20 की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। या तो हम 120 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 24 है, आसान हो जाएगा। 0 से 0 और 12 दूनी 24, यह जाएगा 20। एक की वैल्यू आ गई 20 और कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 100 की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो 100 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 20 गुणे 100 ये हो जाएगा 2000। 2000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लगातार 2 बार 90% और 50% की छूट देकर 225.6 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 41% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है रुपए में, ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। छूट दिया जा रहा है 90% और 50% का, तो अगर हम मार्क प्राइस 100 मान लें तो ये छूट निकालना आसान हो जाएगा। तो 100 में अगर हम पहले 90% कम कर दें, 90%, 100 में 90 कम होगा तो 10 होगा, 10 आ जाएगी, 10। और इसमें 50% की और छूट लगाई जा रही है, 50% की, तो 10 का आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू जो दी हुई है, ये दी हुई है 225, 225 दशमलव 6, 225.6 दी हुई है, और ये है रुपए में। कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दिया जाता तो उसे 41% का लाभ होता। तो अगर हम मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड कर लें, 5 की वैल्यू इतनी है, मार्क प्राइस क्या माना था 100, 100 की वैल्यू निकाल लें तो मार्क प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो 100 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 5 की वैल्यू इतनी है, तो 20 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100 की वैल्यू। तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 20 गुणे ये हो जाएगा 225.6। छूट नहीं दिया जा रहा होता, अगर कोई भी छूट ना देता तो 41% का लाभ होता। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, जो सेलिंग प्राइस होगी, छूट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पर ही बेची जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम कॉस्ट प्राइस में 41% बढ़ा लें, तो 41% बढ़ाएं तो 141% में 100 से मल्टीप्लाई, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी, जो कि इसके बराबर होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होगी वो मार्क प्राइस के बराबर होगी छूट ना देने के कारण। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू रख दें। तो सीपी इंटू 141/100 जो है, ये किसके इक्वल होगा? 20 गुणे 225.6 के इक्वल। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो 225.6 को 141 से डिवाइड करें, 141 से, तो एक बार जाएगा 141, तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0.6, 4×84, तो 1.6 आ जाएगा। तो 141 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 160, और ये 20 पहले ही है तो 20 से और मल्टीप्लाई, तो 16 दूनी 32, 3200 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तेज गति वाली ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो जो दूरी कवर करती है, डिस्टेंस जो कवर करेगी, वो अपनी लंबाई, लंबाई दी हुई है 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी इसका एडिशन के बराबर दूरी तय करती है। प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 600 है, ये हो जाएगा 900, 900 मीटर कवर करेगी। ये 40 सेकंड में कवर कर रही है, तो जो ट्रेन की गति होगी वो निकाल सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस 900 है और टाइम 40 है, तो 40 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0 और 9 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी इसकी स्पीड। अब करेंगे एक धीमी गति वाली ट्रेन जिसकी लंबाई 450 मीटर है, उसी प्लेटफॉर्म को तो दूरी ये कितना तय करेगा? ट्रेन की लंबाई 450 है तो 450 और ये हो जाएगा 600, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 1050। ये 60 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो जो इसकी स्पीड आएगी, मान लेते हैं ये S1 है और ये S2 है, दूसरी ट्रेन है,
तो ये हो जाएगा इसका, अगर हम स्पीड निकालें तो 1050 डिवाइड में 60 हो जाएगा, 0 से 0 और 6 से इसे अगर हम डिवाइड करें तो 6 कम 6 45, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 17.5 मीटर पर सेकेंड। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय इसमें फाइंड करना है। तो जब दोनों ट्रेनें साथ चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो जो इनकी स्पीड होगी, स्पीड, वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगेगा, सापेक्षिक गति। तो सापेक्षिक गति में क्या होगा, जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएंगी। 22.5 और प्लस 17.5, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो जाएगी इतने की। अब डिस्टेंस कितनी कवर होगी, डिस्टेंस कवर होगी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर। एक की लंबाई 300 है, दूसरे की लंबाई 450 है, तो ये हो जाएगी 300 और 450, 750 मीटर। फाइंड करना है समय, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 750 है और जो स्पीड है ये 40 की है, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है, ये हो जाएगा समय सेकेंड में। 0 से 0, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो 18 चौके 72, 3/4, तो 0.75, 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। बहुलक इसमें फाइंड करना है। नंबर तो कई दिए हुए हैं, तो यही जो 4 ऑप्शन में है इन्हीं चेक कर लें। 76 कितनी बार है, 1 2 2, केवल 2 ही बार 76 है। 64 चेक करें तो 64 एक बार है, 2 बार है, बस 2 ही बार है इसमें भी। 81, 81 चेक करें तो 1 2 और 81 भी 2 बार है, तो यही जो 89 होगा, क्योंकि ये तीनों मैच कर गए, तीनों बराबर हैं, तो यही जो होगा ये सबसे ज्यादा बार होगा, क्योंकि तीनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो ऑप्शन डी को ही करेक्ट होना पड़ेगा। किसी निश्चित राशि पर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 66 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 67 रुपए है, तो वह राशि रुपए में क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए सेम ब्याज लगता है, तो अगर हम एक साल का ब्याज निकालें, 1 ईयर का ब्याज निकालें, तो 66 को 2 से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 33। यही सेकेंड ईयर के लिए लगेगा, यही थर्ड ईयर के लिए लगेगा साधारण ब्याज। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है पहले साल के लिए तो सेम, जो कि एक साल के लिए जो साधारण ब्याज है उतना ही लगेगा, लेकिन जब दूसरे साल के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो एक साल में जो ब्याज लग रहा है, राशि राशि पर जो ब्याज लग रहा है, मान लेते हैं राशि जो है वो एक्स है, तो एक साल के लिए तो 33 ही लगेगा। एक साल के लिए जो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो पहले साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो 33 रुपए ही लगेगा, जो कि साधारण ब्याज के बराबर होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या आता है कि जब वो दूसरे साल के लिए लगता है, सेकेंड ईयर के लिए, वो एक्स पर तो एक साल के लिए 33 ही लगेगा, 33 ही। लेकिन ये जो ब्याज मिला है पहले साल पर, इस पर भी ब्याज लगता है, इस पर भी ब्याज लगता है, तो ये जो ब्याज सेकेंड ईयर के लिए होगा वो हम निकाल लें। टोटल 67 रुपए है, 33 और 33 66 हो गया, तो 1 रुपए इस पर, जो 33 रुपए पर ब्याज लगेगा उस पर ब्याज मिलेगा 1 रुपए का। राशि फाइंड करना है, तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 33 रुपए मूलधन के कारण, मूलधन के कारण 33 रुपए। तो ये 33 रुपए का अगर हम ब्याज, ये जो 33 रुपए ब्याज मिल रहा है इस पर अगर हम निकाल लें तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 रुपए ब्याज मिल रहा है 33 रुपए मूलधन के कारण, तो 33 रुपए ब्याज कितने पर मिलेगा, 33 गुणे 33 पर, 33 गुणे 33 रुपए मूलधन पर, मूलधन पर, तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो 1089 आ जाएगा इसका राशि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजेश और नरेश ने क्रमशः 66,000 रुपए और 29,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। राजेश ने अपना पैसा 2 महीने के लिए और नरेश ने 12 महीने के लिए निवेश किया हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट होगा
जो भी प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो होगा उसी के रेशियो में बांटा जाएगा। तो इसमें राजेश है और नरेश है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा रेशियो जो होगा इन्वेस्टमेंट का, ये हो जाएगा 66 और 29 का। समय, राजेश ने अपना पैसा 2 महीने के लिए, तो राजेश का इसमें जो समय का मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लाई कर दें। और नरेश जो है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। फाइंड करना है वर्ष के अंत में कुल लाभ का 5% 7036 है, तो नरेश का लाभ जो भी होगा इसमें फाइंड करना है। तो नरेश का इसमें हमें हिस्सा फाइंड करना है कि कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा। रेशियो निकाल लें, तो 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 6, 6 से ये कटेगा तो आ जाएगा 11, 11 रेशियो ये हो जाएगा 29। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें नरेश की, तो 29 भाग मिलेगा टोटल कितने में से, 29 और 11 40, 40 में 29 भाग मिलेगा। 5% की अगर वैल्यू जो भी प्रॉफिट है 5% की वैल्यू दी हुई है 7036 है, तो पूरा प्रॉफिट कितना होगा 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 20 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 7036 गुणे 20, तो इतना होगा टोटल प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7036 गुणे 20, 20 से ये डिवाइड होगा, 20 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 35 और ये 18। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसमें देखें तो सभी यूनिट डिजिट जो हैं अलग अलग दिए हुए हैं, तो केवल यूनिट डिजिट ही निकाल लें। 8 9 72, तो लास्ट में जिसके भी 2 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी में ही है लास्ट में 2, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, त्रिज्यखंड की जो चाप लंबाई क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। चाप की जो लंबाई होती है ये होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये हो जाएगी चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई। अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या है 6 इकाई है तो हो जाएगा 6, थीटा जो कोण दिया हुआ है ये 60 है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और डिवाइड में 360 डिग्री। अब सॉल्व कर लें इसे, तो 60 से ये कटेगा तो आ जाएगा 6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44/7 ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट कर सकते हैं, उसी दर से 8 घंटे में 28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटरों की आवश्यकता होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये भी मेन टाइम एंड डिस्टेंस का, तो ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मूला हम यूज करेंगे मेन वाला, एमडीएच वाला, M1D1H1, लेकिन इसमें काम भी दिया हुआ है कि 9000 पेज और 28,800 पेज है, तो इसमें W1 जो भी काम होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये H1 है। तो इसी तरह M2D2H2 यहां से आ जाएगा और W2, M की जगह क्या आएगा, क्योंकि आदमी तो है नहीं तो आदमी की जगह यहाँ पर जितने भी प्रिंटर हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो 5 प्रिंटर हैं और दिन दिया वो नहीं हुआ है, तो D1 और D2 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि समान दिन दिया हुआ है तो समान से दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। घंटे दिया हुआ है तो 6 घंटे, तो 6 से मल्टीप्लाई, और जो काम है ये है 9000 पेज, इक्वल हो जाएगा M2। M2 कितने प्रिंटर होंगे ये फाइंड करना है, तो M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। H2 घंटे है 8, 8 और टोटल काम है 28,800। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9 3 27 और ये आ जाएगा 6, 8 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 प्रिंटर होने चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा एक रेखा के साथ 65 डिग्री का कोण बनाती है, तो दो समांतर रेखाएं बना लें, एक तिर्यक रेखा है
65 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ऐसे 65 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दूसरी रेखा पर संगत कोण, तो दूसरी रेखा पर यही संगत कोण होगा ये। तो जो इसका एंगल होगा वही इसका भी एंगल होगा। तो ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री होगा। आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह कितनी राशि है जिस पर 460 रुपए का ब्याज 4 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से प्राप्त होगा। एक साल में 10% का ब्याज लग रहा है तो 4 साल में कितना लगेगा? 40% का। 40% जो ब्याज है, ब्याज किस पर निकाला जाएगा? राशि पर निकाला जाएगा। तो राशि कितनी होगी? 100%। राशि इसमें फाइंड करना है तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो ब्याज दिया हुआ है, क्योंकि ये ब्याज है तो ब्याज की जो वैल्यू है 460 है। तो 40% की वैल्यू अगर 460 है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10% ऐसे ही बनाए रखें, 4 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा 115। 10% की वैल्यू आ गई 115, तो 100% की क्या वैल्यू आएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 1150। मूलधन हो जाएगा 1150, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, उसने इसे बीरू को 30% हानि पर बेच दी। तो इसको बेच रहा है हानि पर, कितने पे बेच रहा है? 30% हानि पर। तो x की वैल्यू 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 3/10। तो 10 में की कोई वस्तु है तो 3 रुपए घाटा लगेगा, 3 रुपए घाटा लगेगा तो 7 रुपए में बेचा जाएगा। तो 7/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने में वस्तु बेची जा रही है। बीरू ने इसके परिवहन पर 198 रुपए खर्च किए, तो 198 रुपए और खर्च कर रहा है ये बीरू। बीरू इसे मीनू को 50% लाभ पर बेच दिए। ये जो भी वैल्यू आएगी इस पर 50% और ऐड कर दें, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। अगर 2 रुपए की कोई वस्तु है तो 1 रुपए प्रॉफिट पे बिकेगी तो ये 3 रुपए की बिकेगी। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि मीनू ने इसे 1053 में खरीदा, कौन खरीद रहा है? बीरू से मीनू। मीनू ने खरीद लिया कितने में? 1053 पर। तो ये खरीदा ही जा रही है, इतनी तो कॉस्ट प्राइस थी और ये हो जाएगी इसकी अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो 1053 में बेची जा रही है वस्तु, तो 1053 के इक्वल हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर लें। ये तो फाइंड क्या करना है? एक्स का मान इसमें निकालना है। तो अब ये केवल बचा है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 35 या 105, 3 एकम 3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 702। ये हो जाएगा x गुणे 7/10 और प्लस 198। 198 इधर जाएगा, तो अगर ये पूरा 200 होता तो 502 होता, 2 कम है तो 2 ज्यादा, 504 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x गुणे 7/10। 7 से डिवाइड करें, 7 7 49, 7 दूनी 14, 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 720। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें अगर सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।